एजू सीकर में आप सभी का स्वागत है। जून 2023 में जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसकी आंसर की नेट की आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे और आपको अपनी स्कोर का पता होगा कि कितनी है। अब सिर्फ रिजल्ट का वेट है। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना चाहिए। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हम दोनों को कवर करने की कोशिश करने जा रहे थे, लेकिन हमने ये पाया कि शिफ्ट 2 में हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो आपको चैलेंज करना चाहिए। तो हम इसमें सिर्फ शिफ्ट 1 के ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शिफ्ट 2 में एनटीए ने बहुत ही बढ़िया पेपर सेट किया, सही तरीके से आंसर रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें गलतियाँ मिली भी नहीं है। शिफ्ट 1 में हमें कुछ गलतियाँ मिली है, उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ID 902119 की। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया था मैच द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंसेप्ट्स और थिंकर को मैच करना था। तो इसमें गड़बड़ क्या थी? इसमें एक इशू है। क्या इशू था इसमें? इशू ये है कि जो ऑप्शन 3rd और 4th है वो आइडेंटिकल है। तो दोनों सेम डाल दी गई है ऑप्शन, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को अब ड्रॉप करना होगा एनटीए को। तो ये क्वेश्चन जो है चैलेंज आप कर सकते हो। राइट सोल्यूशन अगर देखना चाहोगे इसका क्या था, आपको पता है ये सारे जो थिंकर है, एलीट थ्योरी जो हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी की, उसके थिंकर है। उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है उसमें, तो उसके साथ ही मैच करना था। थ्योरी ऑफ मासेस दी थी ऑर्टेगा गैसेट ने, मैनेजियल एवोल्यूशन दी थी बर्नम ने, मास माइंड दी थी मिशेल ने, और रूल ऑफ एंटीसिपेटेड रिएक्शंस कार्ल फ्रेडरिक ने दी थी। तो लीड थ्योरी का क्वेश्चन था, बहुत बार पढ़िए, आते रहते हैं, वही घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा चैलेंज करने के लायक है। उसकी क्वेश्चन ID है 902069। इसको आप चैलेंज कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था जो जायनिस्ट मूवमेंट है और जायनिस्ट कांग्रेस है वो कहाँ से शुरू होती है, जायनिस्ट मूवमेंट कहाँ से शुरू होती है। तो इसमें एक इशू है। इसमें इशू ये है कि ऑप्शन नंबर 1 एरोड डेविड मिलर, एनटीए ने आंसर दिया है। इसका राइट आंसर बनता है थ्योडर हेrzl। स्पेलिंग भी गलत लिखे है, थ्योडर हेrzl है, हेrzl लिख दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर ये आना था। अब थ्योडर हेrzl कौन है वो समझ लेते हैं। ये कौन है? ये माने जाते हैं ज्यूइश जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और जियनिज्म के फादर माने जाते हैं। इन्होंने जियनिज्म पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू की थी जो ये बात करता है कि ज्यूइश जो लोग हैं उनका एक अपना होमलैंड होना चाहिए इजराइल में। तो यहाँ से ये शुरुआत होती है इसकी। अगर आप एंड्रयू हेवुड के फंडामेंटलिज्म वाले चैप्टर को पढ़ते हैं ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाली बुक में, तो उसमें बॉक्स बनाकर उसने ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वहाँ से आप देख सकते हैं, प्रूफ भी अटैच कर सकते हैं। प्रूफ की टेंशन मत लीजिए, PDF बना दी गई है प्रूफ की, आपने सीधी वो PDF डाल देनी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, वो PDF मैं दिखाऊंगा अभी आगे चलकर, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लेकिन उसके साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, ये शूट क्यों गया, हमने ये पढ़ा क्यों नहीं था। शूट इसलिए गया क्योंकि हमारे कहीं पर भी सिलेबस पे ये नहीं लिखा कि आपको फंडामेंटलिज्म की आइडियोलॉजी को कवर करना है। तो एक तरह से देखा जाए ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस ही कहलाएगा, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंगली। अगला एक क्वेश्चन हमने जो चैलेंज करना है उस क्वेश्चन की ID है 902106। इस क्वेश्चन में गलती क्या है ये देखिए। इस क्वेश्चन में भी एक इशू है। इसमें जो आपको आंसर दिया गया ना एनटीए की तरफ से, वो दिया गया है 4 नंबर, यानी A, B, C ऑप्शन उनके अकॉर्डिंगली राइट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा रेजोल्यूशन माइनॉरिटी राइट्स के साथ कंसर्न्ड नहीं है, ठीक है, नहीं है को लेकर पूछा गया है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने नीचे जितनी भी रेजोल्यूशन दे रखी है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी राइट्स के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है गलत हो जाता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए था, एक्चुअली जो आंसर होना चाहिए वहाँ पर नन ऑफ द अबव आंसर इसमें होना चाहिए था ऑप्शन में, क्योंकि चारों के चारों रेजोल्यूशन या बिल जो है माइनॉरिटी राइट्स के साथ कनेक्टेड है। कैसे वो भी समझ लेते हैं। PDF में आपको मिल जाएगा, प्रूफ भी मिल जाएगा, PDF जो अटैच कर रखी है, आप एक्सप्लेनेशन समझिए पहले। ये जो नेहरू कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट है नेहरू रिपोर्ट में आता है, 1928 में आता है। इसमें सारी पार्टीज़ जो है कॉन्फ्रेंस करती है ब्रिटिश इंडिया में और तैयार करती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट। तो उसमें उसने बात की है जॉइंट इलेक्टोरेट्स की, उसमें उसने बात की है माइनॉरिटीज़ के लिए सीट रिजर्व रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी राइट्स पर ये बात करता है, यहाँ से पता चलता है। फिर कराची रेजोल्यूशन आता है 1931 में। कराची रेजोल्यूशन में बहुत सारी 1931 में बातें की जाती है, बेसिक लिबर्टीज़ की बातें की जाती है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, इसकी भी बात की जाती है, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ की राइट्स को लेकर इंडिया में बात शुरू से चलती आ रही है, ये आप ध्यान रखना। फिर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, ये जो बिल आता है 1986 में,
तो ये भी बात करता है, मुस्लिम वीमेन को प्रोटेक्शन दिलवाता है कि अगर डिवोर्स होता है हस्बैंड जो है उसको अपने खर्चे से उसको मेंटेनेंस देगा, उसकी लाइवलीहुड को इंश्योर करेगा, ये बिल बात करता है। फिर ट्रिपल तलाक बिल आता है 2018 में। ये बिल क्या करता है? ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर देता है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? मुस्लिम वीमेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है माइनॉरिटी राइट्स के साथ रिलेटेड है। कहीं ना कहीं ये सारी रेजोल्यूशन जो है माइनॉरिटी राइट्स के साथ रिलेटेड है। तो पीडीएफ में हमने सारे प्रूफ अटैच कर दिए, वो आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए एक बार मैं आपको वो पीडीएफ दिखाई देता हूँ। आपको अगर सर बातें करी जा रहे हैं, दिखा तो कुछ रहे नहीं है, तो ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने सारी क्वेश्चन आईडी है, ठीक है। ये क्वेश्चन को कर दिया है, क्लेम बता दिया है कौन सा है, करेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। और साथ में जहाँ पर हमें लगता है कि प्रूफ मिलने चाहिए वहाँ पर हमने प्रूफ भी लगा दिए ताकि वो समझ सके। तो सारे प्रूफ है, ये नेहरू रिपोर्ट का प्रूफ है, साथ में हमने लिंक दे दिए जो यूआरएल उन्हें देखने चाहिए, या एक्चुअल रिपोर्ट्स को, ये जो लिंक है वेबसाइट के लिंक नहीं है, एक्चुअल रिपोर्ट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ सकते हैं उसके लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। डिवोर्स को लेकर, ये जो ट्रिपल तलाक को लेकर या जो एक्ट है उसके भी प्रूफ साथ में अटैच कर दिए। ये आपने क्या करना है, पीडीएफ को उठाना है और आंसर की चैलेंज जहाँ पर होती है वहाँ पर करनी है अटैच। तो चलिए समझते हैं आंसर की को कैसे चैलेंज करना है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे हमें पता नहीं है, तो उनके लिए ये एक स्टेप बाय स्टेप एक गाइड तैयार किया है। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाकर आपने लॉगिन करना है। एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड भी फिल कर सकते हैं, पासवर्ड नहीं याद है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर सकते हैं। आपने अपना एडमिट कार्ड उठाना है, वहाँ पर दोनों चीज़ें अवेलेबल है, फिल कीजिए, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ये दिखाई देगा। पहला स्टेप में क्या है, आपने अपना ये जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से ले सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपने जो आंसर अटैम्प्ट किए थे वो आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें आंसर की आप यहाँ पर क्लिक करके चैलेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ध्यान रखने वाली बात यह है, 7 जुलाई से पहले पहले ये डॉक्यूमेंट निकाल लो, बाद में ये विंडो क्लोज हो जाएगी, ना आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना आपको अपनी आंसर की मिलेगी। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। इसमें आपने क्या करना है, क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की पर जब आप क्लिक करते हैं एक विंडो पॉपअप होगी। उस विंडो में क्या आएगा, ऐसी विंडो पॉपअप होगी, उसमें आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन आईडी आ जाएगी और जो आपने आंसर को क्लेम करना है उसकी ऑप्शंस भी साथ में आ जाएगी। कैसे क्लेम करना है आपने, फॉर एग्जांपल आपने करना है कि मैंने इस क्वेश्चन को क्लेम करना है 902069 को। राइट ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 1, आप कहते हो नहीं ऑप्शन नंबर राइट जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, तो आपने ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक कर देना है। फिर आगे आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है जितने क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हो। चैलेंज करने के बाद जब आपने फाइनली क्लेम कर लिए जो आंसर चैलेंज करना चाहते हो, तो वहाँ पर सेव योर क्लेम्स पे आपने क्लिक कर देना है। सेव योर क्लेम्स करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी, उसमें आपको ये आ जाएगा कि आपने कौन कौन से चैलेंज क्लेम किए हैं, ठीक है। और उसके साथ आपको पूछा जाएगा कि आप एक डॉक्यूमेंट भी है साथ में अपलोड कर दो। तो यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करके आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। हमारा दिया हुआ पीडीएफ भी आप अपलोड कर सकते हो, उसमें हमने आपको बता दिया जो क्वेश्चन चैलेंज करने, हमने प्रूफ भी अटैच कर दिया। डायरेक्टली वो वहाँ से जाकर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपने फिर क्लिक करना है सेव योर क्लेम्स और जो जितनी फीस बनती है वो आप पे कर सकते हो। तो इस तरह से हम जो है अपनी आंसर कीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। एक प्रोबेबिलिटी है उसको मान के चलते हैं कि क्या क्या सेफ साइड हो सकती है आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए। तो क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मान के चल रहे हैं कि कट ऑफ जो है काफ़ी नीचे जाएगी। इतना भी नीचे नहीं जाएगी, तो 3-4% जो है वो नीचे ऊपर हो सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली 10% का आप अनुमान मत लेकर चलिए कि नीचे चली जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नेट के लिए हम मान के चल रहे हैं कि 90 to 95 जो है एक सेफ साइड है, ठीक है। अगर इसमें स्कोर आ रहा है तो आपके चांसेस है नेट क्लियर होने के। जेआरएफ से 100 से 105 में अगर आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो चांसेस है आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो ये एक रफली एस्टिमेट है, जरूरी नहीं है यही कट ऑफ आने वाली या यही मार्जिन रहने वाले हैं, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो पेपर स्टूडेंट जिस तरह से कह रहे थे कि अजीब तरह का पेपर था, पहले कभी ऐसा पेपर नहीं देखा, तो इस हिसाब से जितना पिछला बेंचमार्क था ना उससे आप 3 से 4% कट ऑफ नीचे कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो उस हिसाब से आप अपनी ये कट ऑफ जो है अनुमान लगा सकते हैं। बाकी हम फाइनली रिजल्ट की वेट करेंगे कि फाइनल रिजल्ट में क्या कट ऑफ लेती है, वो कोशिश करेंगे। जब से परसेंटाइल करना उन्होंने शुरू किया है, हमें एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं पता चलती है कितनी आती है, लेकिन स्टूडेंट जिस तरह से मार्क्स बताते हैं वहाँ से थोड़ा बहुत हम अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए होप करता हूँ और यही प्रे करता हूँ कि आपका रिज़ल्ट जो है अच्छा आए। अगर आपको लग रहा है आपके मार्क्स थोड़े कम रह गए, अच्छा रिजल्ट नहीं आने के चांसेस, आपको पता लग गया होगा कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स में देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कहाँ पर आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कहाँ पर आ रहे हैं। तो आपके मार्क्स अगर कम लग रहे हैं आपको, तो दिसंबर की तैयारी के लिए अभी से बुक उठा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए।
दिसंबर के अटैम्प्ट के लिए अच्छा खासा टाइम है, उस टाइम को उपयोग कीजिए और अपने हाथ से दिसंबर की अटैम्प्ट बिल्कुल मत जाने दीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे हर एक क्वेश्चन का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।